नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और आप सभी से आग्रह है कि सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना उत्तर प्रदेश में नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 8,166 पदों पर एलटी ग्रेड की नई भर्ती निकाली जाएगी और ये परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पुनः कराई जाएगी। यहां पर आप देख रहे हैं माध्यमिक कॉलेजों में होगी 8,166 शिक्षकों की भर्ती। शासन ने दिया निर्देश, यूपीपीएससी कराएगा एलटी ग्रेड परीक्षा। यहां पर आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशक आयोग से बनाए समन्वय कराए भर्ती। लिखित परीक्षा के जरिए होगी भर्ती। विशेष सचिव ने जारी किया आदेश। 6,477 पद सहायक अध्यापक पुरुष शाखा के रिक्त दिखाए गए हैं और 5,624 का अधियाचन यूपीपीएससी को भेजा जा चुका है। यहां पर आप देख रहे हैं राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए फिर भर्ती होगी। कुल रिक्त पदों की तादाद पिछली भर्ती से कुछ कम होगी। लिखित परीक्षा कराकर चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही कराएगा। शासन ने करीब 8,166 पदों पर शिक्षक चयन के लिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक को निर्देश दिया है। कहा है कि वे आयोग से संपर्क करके भर्ती कराए। शासन का निर्देश है कि राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों की कमी से पठन पाठन प्रभावित न हो। विशेष सचिव कुमार राघवेंद्र ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि राजकीय कॉलेजों में सहायक अध्यापक पुरुष शाखा के 6,477 पद रिक्त दिखाए गए हैं, जिसमें 5,624 रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। शेष 853 पदों का अधियाचन अभी भेजा जाना शेष है। निर्देश है कि 853 पदों का अधियाचन अतिशीघ्र भेज दिया जाए। सहायक अध्यापक पुरुष और महिला शाखा के 10,768 पदों का अधियाचन 2017-18 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, जिसमें अभी तक 3,455 पदों का पैनल आयोग से मिला है। शेष 7,313 पदों के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। इन पदों के लिए फिर से चयन किया जाएगा या फिर पदों का अधियाचन दोबारा भेजना होगा। इसे आयोग से समन्वय बनाकर स्पष्ट करें ताकि भर्ती कराई जा सके। शिक्षा निदेशालय प्रक्रिया तेज कर रहा है। नए साल में भर्ती पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यहां पर आप देख रहे हैं कि 10,000 पदों पर अभी भर्ती कराई गई थी, जिसमें बहुत सारे पद खाली रह गए थे और उसी क्रम में एक नई भर्ती 8,166 पदों के लिए आपको देखने के लिए मिल सकती है और ये भर्ती बहुत ही जल्दी अतिशीघ्र शुरू की जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का इस समय उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना प्रमुख कार्य है। प्रमुखता से इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इसी क्रम में एलटी ग्रेड की एक नई भर्ती आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहां पर आप देख रहे हैं अगली खबर है 36,590 शिक्षकों को मिले नियुक्ति पत्र। यहां पर आप देख रहे हैं विभिन्न कारणों से कुछ दिन नियुक्ति प्रक्रिया फंसी रही, लेकिन अब बेसिक शिक्षा विभाग को 36,500 नए सहायक अध्यापक मिल गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते हुए 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को बड़ी उपलब्धि बताया है। बेसिक शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था और देश की नींव ठहराते हुए उन्होंने शिक्षकों से कहा कि तन्मयता से जुड़ जाएं और बेसिक शिक्षा का कायाकल्प कर दें। तो दोस्तों, यहां पर देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। सभी चयनितों को नियुक्ति मिल चुकी है। कल जो है दूसरे चरण की नियुक्ति पत्र बांट दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 69,000 शिक्षकों को रोजगार यहाँ पर मिल चुका है। इसके बाद अगली खबर है, यहाँ पर देख रहे हैं सरकार ने 36,590 चयनितों को दिया सहायक शिक्षक
का नियुक्ति पत्र। टीकाकरण शुरू होने के साथ ही भर्तियों में आएगी तेजी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि अभी जो टीकाकरण की प्रक्रिया है, कोरोना वैक्सीन आ जाएगी और इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ही तेजी से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में एक बार बोलते हुए कहा था, विरोधियों को जवाब देते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार अभी 180 की स्पीड में चली थी, अब ये 250 और 250 की स्पीड में चलेगी। तो पिछले 2 महीने से यदि देखा जाए तो भर्तियों पर बहुत ही तेजी से कार्य कर रहा है मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में सभी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प है और कटिबद्ध है। इस क्षेत्र में बहुत ही तेजी से कार्य किया जा रहा है। योगी सरकार ने दूसरे चरण में 36,590 चयनितों को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इस अवसर पर कहा कि सरकार ने 3.5 साल में 3.5 लाख युवाओं को नौकरी दे दी है। कोरोना की वैक्सीन लगने का काम शुरू होने के बाद सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन लोगों का चयन नहीं हुआ है उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 51,000 प्राथमिक विद्यालय में भर्ती का पिटारा फिर से खुलने जा रहा है और ये भर्ती आपको मार्च में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो नया टेट हो रहा है ये इसके लिए आवेदन जनवरी में मांगे जाएंगे और इसका एग्जाम फरवरी में हो जाएगा और मार्च में 51,000 पदों के लिए नई वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसलिए आप सुपर टेट की तैयारी अभी से करते रहें। शिक्षक भर्ती 2018 3 बार मूल्यांकन, तीनों बार बदले अंक। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की शुचिता पर सवाल खड़ा हो गया है। एक ही अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका की 3 बार मूल्यांकन करने पर हर बार उसके अंक बदल गए हैं। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि जब परीक्षा कराने और उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन की एक ही एजेंसी है तो हर बार मूल्यांकन में अलग अलग अंक कैसे आ रहे हैं। गुरु प्रसाद की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा सुनवाई कर रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं अगली खबर है, शिक्षकों की BLO ड्यूटी लगाने पर पुनर्विचार का निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की स्थानीय चुनाव में BLO ड्यूटी लगाए जाने के मामले में SDM कासगंज को 2 माह में नए सिरे से विचार करने का निर्णय लेने के लिए कहा है। समिता माहेश्वरी और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा सुनवाई की है। तो दोस्तों, शिक्षा का कायाकल्प कैसे होगा जब प्राथमिक शिक्षकों को ही पोलियो ड्रॉप पिलाना है, उन्हीं को चुनाव में ड्यूटी लगाना है, सारा जितना कार्य है शिक्षकों को दिया जाएगा तो शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प कैसे हो पाएगा। इसलिए यदि शिक्षा व्यवस्था को उच्च लेवल पर ले जाना है, प्रदेश का नाम रोशन करना है और शिक्षा व्यवस्था के बेस को मजबूत करना है तो इसके लिए जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उनको हर तरह के कार्यों से मुक्त किया जाए और उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का कार्य दिया जाए। इसके बाद अगली खबर है, बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम आसान बनाए। सीएम ने कहा बच्चों में पिटाई का भय आया तो फेल हो जाएगा, स्कूल चलो अभियान। तो बच्चों के साथ ऐसे शिक्षक के संबंध हो कि शिक्षक से छात्र डरे ना और शिक्षक को बच्चों से तो संबंध रखना ही चाहिए, साथ ही साथ उनके पारिवारिक रूप से उनके माता पिता से भी संबंध रखने चाहिए ताकि बच्चे की जो कमजोरियां हैं उस बच्चे के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त की जा सके और उसी के अकॉर्डिंग उसको गाइड किया जा सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के दूसरे चरण में 36,590 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते हुए पाठ्यक्रम के सरलीकरण पर जोर दिया है। तो यदि पाठ्यक्रम सरल होगा और तो अच्छा रहेगा। अब जान रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में बच्चों के पाठ्यक्रम के बोझ को कम किए जाने पर जोर दिया जा रहा है और हफ्ते में एक दिन जो है नो बैग कार्यक्रम होगा। उस दिन जो है कोई भी स्टूडेंट बैग लेकर के नहीं आएगा। खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी। जेएनयू में नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन रद्द। उच्च न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन को रद्द कर दिया है। अदालत ने यह आदेश कुछ संकाय सदस्यों द्वारा प्रक्रिया में अवैधता का आरोप लगाने संबंधी दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान किया है। इसके बाद अगली खबर है, पीजी कक्षाओं में प्रवेश के लिए विभाग की ओर से कटऑफ जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश 9 दिसंबर से शुरू होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग की ओर से शनिवार को विभाग की
प्रवेश चेयरमैन डॉक्टर आकांक्षा सिंह की ओर से कटऑफ जारी कर दिया गया है। 9 दिसंबर को अनारक्षित वर्ग में 158, इससे अधिक अंक, ओबीसी में 142 या इससे अधिक अंक, एससी में 130 या इससे अधिक अंक और ईडब्ल्यूएस में 142 या इससे अधिक अंक एवं एसटी के सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इसके बाद अगली खबर है, भारत खरीदेगा टीके की 160 करोड़ खुराक। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी जिस हिसाब से फैल रही है और इसी बीच में एक खुशखबरी वाली बात है कि कोरोना वैक्सीन अब बन चुकी है और भारत भी खरीदने जा रहा है। 160 करोड़ खुराक खरीदेगा, जो सर्वाधिक होगी विश्व में। दुनिया में कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा खरीदार भारत है। वैश्विक स्तर पर एक विश्लेषण से पता चलता है कि भारत वैक्सीन की 160 करोड़ डोज की खरीदारी करेगा, जिसमें 80 करोड़ लोगों या उसकी 60% आबादी को कोरोना का टीका लग सकेगा। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं वैक्सीन का सबसे बड़ा खरीदार भारत और दूसरे नंबर पर यूरोप। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 15,500 अभ्यर्थी देंगे रेलवे के 126 पदों की परीक्षा। रेलवे में मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के 126 पदों की परीक्षा केंद्र का निर्धारण कर लिया गया है। यह परीक्षा प्रयागराज समेत कुल 8 शहरों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए कुल 39 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 15,500 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी। कुछ शहरों में परीक्षा 16 से 18 दिसंबर को भी होगी। शनिवार को रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज ने अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के शहरों की जानकारी दे दी, लेकिन संबंधित शहर में परीक्षा केंद्र कहां बनाए गए उसकी जानकारी 10 दिसंबर के बाद ही दी जाएगी। इसके बाद अगली खबर है, इग्नू ने जुलाई सत्र में दाखिला आवेदन की तिथि 15 तक बढ़ाई। यूजीसी के निर्देश के तहत छात्रों को राहत नहीं देनी होगी अतिरिक्त फीस। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के तहत जुलाई सत्र में ऑनलाइन दाखिले की तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के सभी विश्वविद्यालयों के ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में दाखिले की तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया था। इसके बाद अगली खबर है, डीयू की 7वीं कटऑफ जारी। स्नातक पाठ्यक्रमों में विशेष कटऑफ हुआ। पिछली 6 कटऑफ में भी खाली रह गई सीटों को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने शनिवार शाम 7वीं कटऑफ सूची जारी कर दी है। इसके तहत आरक्षित वर्ग के लिए डीयू के कुछ प्रतिष्ठित कॉलेजों में प्रमुख पाठ्यक्रमों में दाखिले के अवसर बचे हैं, लेकिन कुछ कॉलेजों में अनारक्षित वर्ग के लिए दाखिले के मौके खत्म हो गए। अगली खबर है, 7वीं कटऑफ सूची में प्रमुख पाठ्यक्रमों में दाखिले की उम्मीद। कल से दाखिले शुरू, बुधवार तक आवेदन कर सकेंगे छात्र। ये दिल्ली विश्वविद्यालय की खबर है। इसके बाद अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। यहां पर आप देख रहे हैं कि कल जो है एक विज्ञापन निकला था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा में शामिल होंगे नए विषय। तो यहां पर आप देख रहे हैं अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की आगामी भर्ती नए स्वरूप में होगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की लिखित परीक्षा में नए विषय शामिल करेगा। पहली बार बायोकेमिस्ट्री, प्राचीन संस्कृति, जैव रसायन, भू संरक्षण जैसे विषयों की भी लिखित परीक्षा कराई जाएगी। तो दोस्तों ये कल की डेट में पेपर में निकला था, लेकिन इसकी जानकारी यहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा 18 नवंबर को दे दी गई थी। यहां पर आप देख रहे हैं ये एक ग्रुप है, फेसबुक में बना हुआ है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का ग्रुप है और इसमें लगभग 34,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो इसमें मैंने सूचना दी थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 18 नवंबर को विज्ञापन संख्या 50 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती न्यूज। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विज्ञापन संख्या 50 के तहत कुछ नए विषयों को शामिल किया गया है जो विज्ञापन संख्या 47 के अंतर्गत नहीं थे। धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो हमारे द्वारा न्यूज दी जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से रिलेटेड हो या फिर उत्तर प्रदेश में किसी भी भर्ती से रिलेटेड हो, यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से कोई फर्जी न्यूज नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर सारी एथेंटिक न्यूज दी जाती है। तो सभी भर्ती प्रक्रियाओं की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। और नई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन संख्या 50 कब जारी होगा, तो इसको दोस्तों मैं बता दूं कि दिसंबर के अंत में, ये अंतिम सप्ताह में विज्ञापन आपका जारी हो सकता है। और ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद अगली खबर है
खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा आज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी 2019 की मुख्य परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ व गाजियाबाद के 8 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में कुल 4173 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। इसके बाद अगली खबर है, गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स गाजियाबाद का 438, नोएडा का 414, ग्रेटर नोएडा का 408, दिल्ली 404, फरीदाबाद 347 और गुरुग्राम का इंडेक्स है 338। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। शनिवार को दिल्ली, गाजियाबाद व गुरुग्राम में एयर इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया, जबकि फरीदाबाद व गुरुग्राम में बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, रूस में टीकाकरण का अभियान शुरू। तो जैसा कि मैंने उस दिन बताया था कि विश्व में कोरोना वैक्सीन बनाने वाला पहला देश ग्रेट ब्रिटेन है, किंतु टीकाकरण अभियान शुरू करने वाला पहला देश जो है रूस बन गया है और रूस में वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं, कोरोना की वैक्सीन के सार्वजनिक इस्तेमाल वाला दुनिया का पहला देश बना रूस। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के 3 दिन के भीतर शनिवार को रूस में कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए सार्वजनिक टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। सबसे पहले डॉक्टरों, शिक्षकों व ज्यादा खतरे वाले क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इसके बाद अगली खबर है, 3 मंजिला होगा नया संसद भवन, 1224 सदस्यों के बैठने की होगी व्यवस्था। तो दोस्तों अब जान रहे हैं कि भारत जो संसद भवन है आज़ादी के पूर्व बना था और इस समय जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए सांसदों की संख्या बढ़ना भी तय है। धीरे धीरे संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो इसलिए भारत के लिए अब एक नए संसद भवन की आवश्यकता थी और इस नए संसद भवन का शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे शुभ मुहूर्त में करेंगे शिलान्यास। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संसद की नई इमारत के शिलान्यास के साथ ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। देश की आज़ादी के 75वें साल यानी वर्ष 2022 में संसद के दोनों सदनों की बैठकें आधुनिक तकनीकी और सुविधाओं से लैस भवन में होंगी। पुराना भवन प्राचीन धरोहर का हिस्सा बन जाएगा। श्रम शक्ति भवन को तोड़कर उसकी जगह नई इमारत बनाई जाएगी, जिससे हर सांसद का अपना कार्यालय होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें कितना खर्च आएगा, कितना क्षेत्रफल होगा। 971 करोड़ रुपए खर्च होंगे नए संसद भवन के निर्माण में। कितना? 971 करोड़ रुपए। ऐसे ही 64,500 वर्ग मीटर में फैला होगा नया संसद का जो क्षेत्रफल है। 2022 में पूरा हो जाएगा भवन का निर्माण। नवंबर दिसंबर से संसद के दोनों सदनों की बैठकें नए भवन में होंगी 2022 में। फिर है 40 वर्ग मीटर का दफ्तर हर सांसद को मिलेगा। देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा प्रोजेक्ट कर रही है भवन का निर्माण। तो दोस्तों ये संसद भवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छी प्रकार से इसको गौर से देखिएगा। 888 सदस्यों के बैठने की लोकसभा में होगी व्यवस्था। 326 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी राज्यसभा में। ठीक है, देख लीजिए लोकसभा में अभी जो है 545 सदस्य, अधिकतम 552 हो सकते हैं, किंतु वर्तमान समय में 545 सदस्य हैं। और यहाँ पर देखिए 888 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह से राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, 250 अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन भविष्य में संख्या को देखते हुए 326 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ऐसे ही 1224 सदस्य संयुक्त अधिवेशन के दौरान बैठ सकेंगे लोकसभा कक्ष में। 2000 मजदूर और इंजीनियर प्रत्यक्ष तौर पर निर्माण कार्य में शामिल होंगे और 9000 से अधिक लोग परोक्ष रूप से जुड़ेंगे निर्माण कार्यक्रम में। तो दोस्तों 2022 में हमें जो है एक नया संसद भवन मिल जाएगा और पुराने संसद भवन को एक जो है धरोहर के रूप में रखा जाएगा और वहाँ पर जो है पर्यटकों के लिए खोला जा सकता है। इसके बाद अगली खबर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये संसद भवन से ही रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जोड़े गए शिल्पकार व कलाकारों के संगठन। आधुनिक भवन में देश की विरासत के इतिहास और विविधता को दर्शाने के लिए करीब 200 शिल्पकार और कलाकारों के संगठनों को भी निर्माण कार्य से जोड़ा गया है। पुराने संसद भवन के उपयोग के सवाल पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, यह हमारे देश की आज़ादी, संविधान निर्माण के साथ लोकतंत्र के परिपक्व होने का साक्षी है, जिसे पुरातात्विक संपत्ति के रूप में बेहतर तरीके से रखा जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, संसद का नया भवन
ईंट पत्थर का नहीं बल्कि 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का भवन होगा। इसके निर्माण में अगले 100 साल से अधिक की जरूरतों पर ध्यान दिया जा रहा है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी में प्रवेश को 9 को खुलेगी खिड़की। और इसके बाद अभिलेखों में मानवीय त्रुटि पर मिलेगा मौका। 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारी विसंगतियां की थी अपने फॉर्म आवेदन करने में, तो उन सभी छात्रों को मौका दे दिया गया है। और ये छात्र बराबर परेशान थे जब से रिजल्ट आया था, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी आयोग, और अंततः इनकी बातें मान ली गई हैं और इन छात्रों में खुशी की लहर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन्हें मिलेगा मौका, जारी होगा नियुक्ति पत्र। अभ्यर्थी ने अपना माता पिता का, पति का नाम अंकित करने में वर्तनी की गलती की है तो उसे 6 महीने के अंदर अभिलेखों में संशोधन कराकर उन्हें बीएसए कार्यालय में जमा करना होगा। आयोग और मूल दस्तावेज में माता की जगह पिता, पिता की जगह माता का नाम अंकित। यदि अभ्यर्थी ने मूल अंक के सापेक्ष प्राप्तांक कम या पूर्णांक ज्यादा भरा है तो उससे शपथ पत्र लिया जाएगा कि वह मेरिट परिवर्तन की मांग नहीं करेगा। इसके बाद अन्य विभाग में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को मूल विभाग से कार्यमुक्त होकर कार्यभार ग्रहण करने के लिए 3 माह का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं और इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग अपने दस्तावेजों को सही करा लीजिएगा और बीएसए कार्यालय में जमा कर दीजिएगा। इसके बाद अगली खबर है, प्री स्कूल में पढ़ाएंगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 80 प्रशिक्षकों को दिया जा चुका है प्रशिक्षण। दिसंबर से मार्च तक आंगनबाड़ी केंद्र अब प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित होंगे। इसके लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मुख्य सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल व नर्सरी स्कूल की तरह विकसित करने का जिक्र नई शिक्षा नीति में है। इसके बाद रेलवे की मिनिस्ट्रियल परीक्षा को डाउनलोड करें प्रवेश पत्र। रेलवे की मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की परीक्षा 15 से 18 दिसंबर के बीच में होगी और इसके प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के केंद्रों में आंशिक बदलाव। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 13 दिसंबर को करा रहा है इम्तिहान। लखनऊ और गाजियाबाद के एक एक केंद्र का पता बदला। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 अगले रविवार को करा रहा है। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि इस परीक्षा के 2 केंद्रों के नाम पते में आंशिक संशोधन किया गया है। तो जो भी छात्र इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हों वो अपना एडमिट कार्ड देख लेंगे कि कहाँ पर उनका सेंटर गया हुआ है। शिक्षक भर्ती का 5 दिसंबर को ही आदेश व नियुक्ति पत्र, ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को पूरा करने में 24 माह का लंबा समय वक्त लग गया है। संयोग यह है कि जिस तारीख को भर्ती का शासनादेश जारी हुआ था उसी तारीख को चयनितों को नियुक्ति पत्र मिल गया है। ज्ञात हो कि भर्ती का शासनादेश 5 दिसंबर 2018 को जारी हुआ था और अब 5 दिसंबर 2020 को अधिकांश चयनितों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी देंगे। नवनियुक्त शिक्षक पूरी मेहनत व ईमानदारी से अपने दायित्व को पूरा करेंगे। अध्यापकों का दायित्व बच्चों को सिर्फ शिक्षित करना नहीं बल्कि उन्हें संस्कार भी देना होता है। यह विचार फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल ने रविवार को एनआईसी में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान यह बात कही। नेट जेआरएफ में चयनित छात्रों का सम्मान। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के 50 से अधिक छात्रों का नेट जेआरएफ में चयन हुआ है। चयनित छात्रों का हिंदी विभाग में सम्मान किया गया। ऐसे में शिक्षकों ने छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इसके बाद दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।